गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीएमए रोहित गुप्ता एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि कंटिन्यू होगा सेक्शन 7 के आगे। फिर अभी तक हमने सेक्शन 7 कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 7 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 7 में हमने सेक्शन 7 1 और 2 पढ़ा और सेक्शन 7 3 पढ़ा। उसके अंदर हमने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पढ़ा। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम अपना सेक्शन 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का मतलब है जब आप कोई दो वस्तु या सेवाओं को, यानी कि किसी गुड्स और सर्विसेज को कंबाइन करके बेच रहे हैं। या तो गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड है, या दो गुड्स कंबाइंड है, या फिर दो सर्विसेज कंबाइंड है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में कवर करते हैं। बट वो कंपोजिट है या वो मिक्स्ड है, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। दोनों को टैक्स चार्ज करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या है। तो कंपोजिट सप्लाई इज व्हेन two or more goods are sold in a combination. It becomes difficult to identify the rate of tax to be levied. For such goods or services has been provided with the two terms composite supply and mixed supply. यानी कि पहले उसने composite and mixed supply का मतलब बताया कि जब दो या उससे ज्यादा वस्तुएं क्या कहते हैं सर्विसेज को आपस में आपने कंबाइन करके सेल कर दिया, तो ऐसे में जो रेट ऑफ टैक्स है वो आइडेंटिफाइड करना कि किसका टैक्स का रेट लगाएंगे। मान लो एक गुड्स हो सकता है जो कम रेट का होगा, यानी मान लो 5% का होगा, दूसरा 18% का होगा, या एक सर्विस आपकी कम रेट की होगी और 12% की होगी, दूसरी 18% की। तो ऐसे केसेस में कौन सी सर्विसेज या किस गुड्स का रेट लगाया जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन करके ये हमको देंगे और हमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि आगे से हमको जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है कि वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स सप्लाई है, तो हम कंपोजिट सप्लाई अगर वो बन रहा है तो हम कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से उसके ऊपर हम टैक्स रेट चार्ज करेंगे, और मिक्स सप्लाई अगर वो बन रहा है तो मिक्स सप्लाई के हिसाब से उसको जो टैक्स रेट होता है वो चार्ज करेंगे। ओके, सो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या? कंपोजिट सप्लाई इज सिमिलर टू द बंडल सर्विस। अच्छा, रिवर्स मतलब हम अगर बात करें सर्विस टैक्स, हमारा जो इससे पुराना लॉ था, पुराना डिजाइन था, उसके अंदर क्या था, एक कंसेप्ट होता था बंडल सर्विस, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज को एक साथ करके देते। वैसे ही कंसेप्ट है कंपोजिट सप्लाई। बोथ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर मैं बात करूं कंपोजिट सप्लाई का अगर कंसेप्ट हो, अभी हमने नहीं समझा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, बट कंपोजिट सप्लाई हो या मिक्स सप्लाई हो, दोनों के अंदर एक बात तो फिक्स है कि दोनों में ही दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगे। The main difference between the two is that the composite supply is naturally bundled of goods and services are usually provided together in normal course of business and cannot be separated. Whereas in the mixed supply, the goods and services can be sold separately. इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साथ में ही आती हैं, नेचुरल बंडल्ड है, मतलब आप साथ में ही खरीदते हैं। नॉर्मली ऐसी चीजों को आप अलग अलग नहीं खरीदते, ये वो साथ में ही आती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, वैसे तो सब चीज अलग अलग मिलती है, बट कभी कभी क्या करता है दुकानदार उन सारी चीजों को मिला करके गिफ्ट पैक टाइप का बना देता है या कॉम्बिनेशन बना देता है बहुत सारे गुड्स का। तो ऐसे केसेस में हमने क्या बोला, अगर वो नेचुरल बंडल है, मतलब वो आता ही ऐसे है, ऐसे ही लोग उसको परचेस करते हैं, एक के बगैर दूसरी चीज अधूरी है, मतलब उसमें से एक प्रीडोमिनेंट होगा जो मेन होगा और दूसरा वाला साथ में आएगा और दूसरा वाला साथ में आता ही आता है। तो ऐसी चीजों को हम नेचुरल बंडल बोलते हैं। इस नेचुरल बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। और अगर क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर ने या सप्लायर ने जानबूझ करके ऐसी चीज बनाई जो अलग अलग भी बिकती है और जानबूझ कर उसने एक साथ कर दिए हैं कि एक साथ बिक जाएगी, कोई गिफ्ट पैक टाइप की चीज बना दी है, तो हम उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं और ये नेचुरल बंडल नहीं होती। इसकी चीजें हम सेपरेट करके भी बेच सकते हैं। आगे चलते हैं, कंपोजिट सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोजिट सप्लाई यहाँ से कंसेप्ट हमारा जो है मेन, यहाँ से क्लासिफिकेशन दे रहा है, डीपली समझाएगा। Composite supply consists of two or more goods or services which is naturally supplied with each other in the ordinary course of business and one of them is a principal supply. उसमें से क्या होगा, एक तो होगा जो वो क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा, मतलब एक मेन सप्लाई है। द आइटम्स कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप फ्लाइट में जाते हो और साथ में खाना मिल जाता है। अब फ्लाइट में जाते हो और साथ में खाना मिल जाता है, उसमें एक चीज तो मेन है, आपका फ्लाइट में जाना, वो जो एक जगह से दूसरी जगह की जर्नी कवर कर रहा है, नहीं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज,
बट बिटवीन देम वो आपको क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, खाना प्रोवाइड करा देते हैं। क्या खाना वो अलग से भी प्रोवाइड कराते? नहीं, यानी खाना प्रोवाइड कराना, फूड प्रोवाइड कराना, ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो ऐसी सर्विसेज जो सेपरेट नहीं हो सकती, यानी वो बंडल, मतलब आपके कंपोजिट सप्लाई एक साथ आ रही है आपके, तो इसके अंदर जब भी कंपोजिट सप्लाई होगा तो उसमें एक सप्लाई जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जो मेन सप्लाई है, जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है। So principal supply means the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which another supply is ancillary और secondary। मतलब दूसरा वाला सप्लाई जो उसके साथ वो ऑप्शनल है, वो सेकेंडरी सप्लाई है, जुड़ा हुआ सप्लाई है उसके साथ, मतलब वो एंसिलरी सप्लाई जुड़ा हुआ है सर, लेकिन मेन सप्लाई आपकी जो है वो दूसरी है। फॉलोइंग टू कंडीशंस आर नेसेसरी। अगर मैं बात करूं, अब हमें कुछ कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ रहे हैं, अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे। दो कंडीशन तो फिक्स है कि दो या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज दोनों साथ में हो सकती है, दो गुड्स भी हो सकते हैं एक साथ, या एक गुड्स एक सर्विसेज भी हो सकता है, या दो सर्विसेज भी साथ में हो सकता है। और जो उसका ये नेचुरल बंडल होता है जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, आपका कंपोजिट सप्लाई होगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जो कि एयर टिकट के अंदर आपको मील प्रोवाइड करा रहा है। एयर टिकट आप ले रहे हो और साथ में आपको मील मिल रहा है, तो ये क्या है, आपका कंपोजिट सप्लाई है। दूसरा, पी लिमिटेड क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं किसी जेड लिमिटेड के साथ, जिसमें गुड्स की सप्लाई की जाएगी, जिसमें सप्लाई किसकी की जाएगी, गुड्स की। लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं, वेयर गुड्स आर पैक्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड इंश्योरेंस। गुड्स को पैकिंग भी करा जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा विद इंश्योरेंस। तो इसमें गुड्स की सप्लाई जो है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन है एक सर्विस, इंश्योरेंस एक सर्विस है, पैकिंग मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक जो मेन मटेरियल है आपका पैकिंग मटेरियल ही तो गुड्स है, दो सर्विसेज, अब रेट किसका लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर सिंपल सी बात करें तो अगर गुड्स ही ना हो तो उस पर पैकिंग कैसी और उस पर ट्रांसपोर्ट कैसा और इंश्योरेंस कैसा, यानी कि प्रिंसिपल जो है इसके अंदर वो है सप्लाई ऑफ गुड्स। साथ में आपकी एंसिलरी सर्विसेज है कि हम उसे पैक करके ट्रांसपोर्ट करके विद इंश्योरेंस आपके पास भेज रहे हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो और आपको मिठाई के बॉक्सेस बनवाने हैं, मिठाई के बॉक्सेस में मिठाई आपका मेन गुड्स है, जबकि जो डिब्बे की पैकिंग होती है वो आपका एंसिलरी प्रोडक्ट होता है। तो इसके अंदर जो रेट लगाया जाता है वो क्या कहते हैं, पूरे के ऊपर आपका मिठाई का ही रेट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी पूरे के ऊपर जो गुड्स का रेट होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स जो हो रही है, मेन जो सप्लाई हो रही है उसका रेट लगाया जाएगा, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा इसको। ठीक है, ये कंपोजिट सप्लाई है आपकी। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो क्या है, वो प्रिंसिपल सप्लाई है। ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, 5 स्टार होटल में जाते हो, होटल में रहना आपका नॉर्मली होटल सर्विसेज के अंदर आप रहते हो, मतलब होटल आपको एक रेजिडेंशियल चीजें प्रोवाइड कराता है, आपको रहने के लिए क्या कहते हैं, घर प्रोवाइड कराता है कि आप वहां जाके रहोगे। ठीक है, लेकिन साथ में आप जो पैक लेते हो उसके अंदर खाना भी इंक्लूड होता है। तो अगर वो ब्रेकफास्ट वगैरह दे रहे हैं तो ब्रेकफास्ट देना उनका मेन काम नहीं है, उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है रेस्टोरेंट की एकोमोडेशन सर्विसेज देना। अब एकोमोडेशन सर्विसेज के ऊपर रेट 18% है और रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर रेट 28%। तो कौन सा रेट लगाएंगे, तो एकोमोडेशन के ऊपर अगर 18%, रेस्टोरेंट के ऊपर 28 है, तब भी यहाँ पर एकोमोडेशन का ही रेट लगेगा, क्योंकि जो आपने पैक लिया है वो नॉर्मली आपने 5 स्टार होटल में एकोमोडेशन का पैकेज लिया है, जिसके अंदर आपकी होटल सर्विसेज जो है वो आपकी प्राइमरी यानी कि वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। आपका ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आप लैपटॉप लेने जाते हो, लैपटॉप के साथ आपको बैग मिल जाता है। अभी मैंने लैपटॉप लिया था, मुझे लैपटॉप के साथ बैग मिला, माउस मिला। अब हो सकता है कि लैपटॉप के साथ जो लैपटॉप मिल रहा है, लैपटॉप का रेट अलग है, 28% है मान लो, या 18% है, और लैपटॉप का बैग का रेट जो है वो 28% है, माउस का रेट कुछ और 12% है, लेकिन रेट कौन सा लगेगा, पूरे आइटम के ऊपर जो लैपटॉप का रेट होगा। यानी कि यहाँ पर अगर लैपटॉप का रेट 18% है तो पूरे के पूरे जो भी आपके आइटम आ रहे हैं सबके ऊपर 18% का ही रेट लगाया जाएगा, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे मेन सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है। अब समझते हैं मिक्स सप्लाई क्या होता है। इन मिक्स सप्लाई, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये देखो, यहाँ पे क्या आपने अलग अलग गुड्स की कैटेगरी बनाई है, सर्विसेज के आपने एक बंडल कर दिया, और यहाँ पे कोई भी किसी से डिपेंडेंट नहीं है। एक मान लो एक मिठाई का, मान लो क्या कहते हैं, आप दिवाली गिफ्ट पैक लेके आते हो, वहां पर उसमें चॉकलेट भी है, उसमें बिस्किट भी है, उसमें केक भी है, फ्रूट केक भी है, उसके अंदर आपके क्या कहते हैं स्वीट्स भी है, मान लो। ये अलग अलग आपने अलग अलग रेट की आइटम्स को उसके अंदर क्या कर दिया, एक साथ एक जगह कॉम्बिनेशन बना दिया। इन अदर वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नॉट बंडल ड्यू टू द नेचुरल मेथड। ये नेचुरल थोड़ी है भाई आप सारी चीजें एक साथ लेते हो, ये तो किसी ने आइडिया लगाया कि ठीक है ऐसे भी करके बेच सकते हैं, इस पे सारी चीजें बिक जाएगी और एक अच्छा था आपका लुक आएगा। लेकिन ये नहीं कि एक गुड्स के लिए दूसरा गुड्स लेना जरूरी है।
या मिठाई लेना है तो नहीं चॉकलेट भी लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा बंडल बना लेते हैं तो फिर आदमी को लेना पड़ेगा, वो मजबूरी है, लेकिन ये नेचुरल बंडल नहीं है। एंड दे कैन बी सप्लाइड इंडिविजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली अलग अलग सप्लाई होता है। For tax liability purpose, mixed supply consisting of two or more supplies shall be treated as a supply of that item which is a, और इसमें बड़ा सिंपल, इन्होंने तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रख दिया भाई। अगर उसमें बिस्किट है, उसमें क्या कहते हैं चॉकलेट है, उसके अंदर मान लो आपका केक है, उसके अंदर मान लो आपकी टॉफीज है। अब टॉफी पे 5% है, केक टॉफी उसमें क्या कहते हैं एक टॉफी मान लो ऐसा करते हैं, बिस्किट पे मान लो 5% है, चॉकलेट पे मान लो 18% है, केक पे अगर मान लो 28% है, और टॉफी के ऊपर क्या कहते हैं 5% है। अब टॉफी एक है, केक एक है, चॉकलेट 2 है और बिस्किट 5 है। भले इसमें आइटम कितने भी सारे हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी हाईएस्ट रेट होगा, जो भी हाईएस्ट रेट होगा उसी का रेट पूरे के पूरे आइटम के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे केक का रेट हाईएस्ट है तो 28% क्या कर देंगे, पूरे के पूरे पैक के ऊपर, जो पूरा दिवाली का हैम्पर बनाया है इसके अंदर अलग अलग जो आइटम्स रखे, पूरे के ऊपर 28% का रेट चार्ज किया जाएगा। अब सोचो कितना मजेदार होगा कि अगर हम क्या कहते हैं केक को कर दें, केक को कर दे हम लोग मान लो 12% कर दे, और टॉफी कर दे आपका 28%। अब सोचो टॉफी भले एक ही है, एक ही क्वांटिटी है टॉफी की, एक छोटी सी टॉफी उसके अंदर पैकेट के अंदर जो आपने बनाया कॉम्बिनेशन किया, फिर भी पूरे के पूरे गुड्स के ऊपर 28% का ही रेट लगाया जाएगा। क्योंकि टॉफी मतलब अगर आप कोई मिक्स सप्लाई बनाते हो तो जो उसमें हाईएस्ट रेट होगा, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, उसी के हिसाब से आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा चार्ज किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल, एक्स लिमिटेड जो डीलर है ऑफर कॉम्बो पैक ऑफ शर्ट। उसमें क्या कर रहा है, एक कॉम्बो पैक बना दे जिसमें शर्ट है, वॉच है, वॉलेट है, बुक है, और मान लो क्या कहते हैं बेल्ट भी है उसके अंदर। तो ऐसे में सबके रेट अलग अलग हैं, मान लो 12%, 18%, 5%, नील रेट वाला भी है उसके अंदर। लेकिन फिर भी जो सबसे हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट 18% है, तो जो हाईएस्ट रेट है उसका ही रेट उसके अंदर चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर 18% हाईएस्ट रेट है तो 18% चार्ज कर दिया जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका, मिस्टर ए बुक अ राजधानी टिकट विच इंक्लूड्स मील। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दी। यहाँ पर राजधानी की टिकट के अंदर मील भी है, लेकिन भले टिकट अभी देखो राजधानी की ट्रेन के अंदर राजधानी की टिकट के अंदर मील भी दे रहा है। तो अब बताओ ये क्या है, इसमें ट्रेन में जाना कंपलसरी है, वो प्रिंसिपल सप्लाई है, और साथ में आपको मील तो मिलता ही है राजधानी के अंदर। तो यहाँ पर ये सप्लाई कंपोजिट है, ये मिक्स है, तो ये कंपोजिट सप्लाई, और इसमें टिकट रेट कौन सा लगेगा, टिकट का रेट लगेगा, जो कि मान लो 18% है तो वो 18% लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कंपोजिट सप्लाई है ऐसी। अब आप क्या कहते हैं एक बाजार में गए जहां पे सर्फ के साथ आपको क्या कहते हैं बाल्टी फ्री मिल रही है। अब बाल्टी का रेट 18% है, सर्फ का रेट 28% है। बताओ ये कौन सा सप्लाई है, ये आपका मिक्स सप्लाई है, क्योंकि नॉर्मली सर्फ के साथ बाल्टी नहीं मिलती, ये कभी कभी ऑफर बनाया जाता है कॉम्बो बना करके। अब यहाँ पर बाल्टी का रेट 18, सर्फ का रेट 28 है, तो भले ही बाल्टी महंगी क्यों ना, सर्फ सस्ता क्यों ना, फिर भी पूरे के ऊपर 28% ही चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है। अब एक केस आया कि जो आपका यूपीएस बैटरी होता है, यूपीएस बैटरी जो होता है उसके अंदर बैटरी भी होता है और यूपीएस भी होता है। यूपीएस आपके क्या कहते हैं बैटरी को चार्ज करता है, एक मतलब आप कह सकते हो कन्वर्टर बोलते हो, जो चार्ज करके बैटरी चार्ज करता है और बैटरी को फिर उसकी पावर को रिलीज करता है। जबकि अंदर एक बैटरी होती है जिसका काम होता है, जिसके अंदर स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पर बैटरी का रेट अलग होता है और क्या कहते हैं यूपीएस का जो कन्वर्टर होता है उसका रेट अलग होता है। लेकिन अब जब यूपीएस आता है तो उसमें दोनों साथ में आते हैं। तो कंसेप्ट क्वेश्चन ये आया कि ये क्या कहते हैं बैटरी जो है वो क्या कहते हैं आपका मिक्स सप्लाई है, ये वो क्या कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद यूपीएस कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ मिक्स्ड सप्लाई। तो क्या कर रहा है एक केस था, रियल केस है ये, स्विचिंग एवो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड का क्या कहते हैं, ये क्या है, द अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग upheld the ruling authority for advanced ruling that when the storage battery or electric accumulator is supplied separately with the static converter, it would be considered as a mixed supply or not naturally or bundle supply। अगर ये अलग अलग दे रहे हैं, मान लो यूपीएस का जो आगे वाला पार्ट है वो अलग दे रहा है और क्या कहते हैं बैटरी अलग अलग, दोनों अलग अलग करके दी जा रही है। अगर दोनों अलग अलग दी जा रही है तो ये
फिर मिक्स्ड सप्लाई है, क्योंकि फिर ये नेचुरली बंडल तो हुआ नहीं, तो इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा उसका रेट लगाया जाएगा। लेकिन अगर वो एक पैक के अंदर आता है जो कंबाइंड है, जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली यूपीएस खरीदने जाते हो, तो तब क्या होगा, here the appealant authority contending that the UPS cannot function without battery। अब देखो क्या कह रहा है कि यूपीएस तो बगैर बैटरी का काम नहीं करेगा। एज अ सेम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूपीएस, बैटरी इंटीग्रल पार्ट होता है आपका यूपीएस का, एंड इट इज अ नेचुरल बंडल एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, ये जरूरी है एक दूसरे के लिए। देयरफॉर द सप्लाई स्टैटिक कन्वर्टर अलोंग विद द एक्सटर्नल बैटरी शुड बी कंसीडर्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई एंड नॉट अ मिक्स सप्लाई। अब एआर अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है, वो क्या कहता है इसके ऊपर, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑपिन दैट when a UPS is supplied with built-in battery in a manner that the supply of the battery is inseparable from the supply of UPS, अलग नहीं कर सकते उस वक्त, then the two items are naturally bundled, then it should be treated as a composite supply, normal है। But when the storage battery is having a multiple uses is supplied with the static converter UPS, it cannot be said that the natural, अगर अलग अलग आपको जैसे आप घर का इन्वर्टर लेने जाते हो वो अलग अलग मिलता है, तो ये आपका क्या कहते हैं नेचुरली बंडल नहीं होता, ये आपका मिक्स सप्लाई है, तो इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वही चार्ज किया जाएगा। अच्छा, मिक्स सप्लाई की एक खास बात होती है, मिक्स सप्लाई की एक खास बात होती है और कंपोजिट सप्लाई की भी एक खास बात होती है। कंपोजिट सप्लाई में अगर मील और क्या कहते हैं मान लो टिकट, दोनों के फेयर, अगर दोनों का प्राइस अलग अलग लिखा हुआ है और मील का रेट 5% है और टिकट का रेट 18% है, फिर भी पूरे के पूरे 1700 के ऊपर 18% ही लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगेगा। लेकिन अगर मिक्स्ड सप्लाई में 5%, 10%, 12%, 18%, अगर आपने अलग अलग मतलब सेपरेट करके उसको दिखा दिया, अगर सेपरेट करके मिक्स सप्लाई के अंदर आपने उसकी वैल्यूएशन अलग अलग करी है, तो जो अलग अलग रेट है उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। फिर सिंगल, अगर सिंगल प्राइस नहीं ले रहे हो, सिंगल प्राइस नहीं ले रहे हो, अलग अलग प्राइस आप बिल के अंदर दिखा रहे हो, तो फिर जो अलग अलग प्राइस का रेट होगा वो लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंगल प्राइस लिया, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो पूरे का, अलग अलग नहीं बेचते हो, तो फिर वो क्या होगा, आपका जो हाईएस्ट रेट होगा वो लगाया जाएगा। अब कुछ कंक्लूजन है कि उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशन है जो हमने पिछली क्लासेस में भी क्लैरिफिकेशन करी थी, वैसी कुछ क्लैरिफिकेशन है। जैसे मैं अपनी किताब वगैरह, यानी मेरे को अगर पैम्पलेट, प्रिंटिंग बुक वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह सब छपवाने हैं, एनुअल ब्रोशर रिपोर्ट वगैरह छपवानी है, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंटर के पास, प्रिंटिंग प्रेस के पास जाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ भाई मेरा ये कंटेंट है, तुम छाप दो, और ये कंटेंट जो ये मेरा ही रहेगा, इसको तुम यूज नहीं कर सकते और तुम सिर्फ इसे प्रिंट करके दे दोगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंटर वाले ने क्या करा, वहां पे अपने कागज यूज किए, फिर हम इससे ये पूछ रहे कि प्रिंटर वाले ने जो हमको चीज सप्लाई करी, वो सप्लाई किसकी करी, गुड्स की सप्लाई करी या सप्लाई सर्विसेज की करी। तो भले उसने पेपर यूज किया और फिर भी ये क्या माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि वहां पर उसने हमको एक सर्विस प्रोवाइड करी है। लेकिन नॉर्मली अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट जो है वो हमारा मेन है और वो उसके बगैर वो क्या कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पैम्पलेट की जगह अगर आप अपने लेटर कार्ड वगैरह, लेटर हेड वगैरह छपवाते हो, तो इसमें सारी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ उनका ही होता है। आप बस अपना नाम देते हो और अपना लोगो देते हो। अगर आप अपना नाम, लोगो और एड्रेस दे देते हो, सब कुछ उनका ही है। कैसे छापने, देखो अगर आपका मैटर है छापना कैसे आप बताते हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन सारा मैटर उनका है, सिर्फ आप अपना नाम वगैरह बताते हो वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन है, इसको आपको याद करना है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि डी फोर्थ है, उसमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मटेरियल छपवाना था जिसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और दुर्गा प्रिंटर से उसने छपवाया, प्रिंटिंग प्रेस से, तो इसमें राइट जो उसके पास यूज करने के लिए इंक्लूडिंग। अब प्रिंटिंग प्रेस वाले ने क्या करा, पेपर उसमें यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कपड़ा होता है, मान लो एक रॉ मटेरियल मतलब रॉ कपड़ा है, रॉ कपड़ा है, रॉ कपड़े का रेट कम है। अब रॉ कपड़े को दो तरीके से, ये तो पूरा बंडल कपड़ा आता है, जैसे आप क्या कहते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में जाते जाते कपड़े का पीस साथ में साथ काट काट के देते हैं, तो फिर ऐसे में अगर रेट कम है, और दूसरा क्या होता है कि काट काट के जितना कपड़ा नॉर्मली यूज होता है, मान लो एक बंदे के लिए 2 मीटर या 2.25 मीटर शर्ट की जरूरत होती है कपड़े की, तो 2.25 मीटर काट के कपड़ा अलग कर देते हैं। तो दोनों में क्या उसका फॉर्म चेंज हो गया क्या, नहीं, दोनों ही आपका रॉ मटेरियल है, दोनों के ऊपर ही क्या होगा, वो अनस्टिच्ड ही माना जाएगा, और दोनों ही अनस्टिच्ड है,
पहला वाला भी नहीं सिला हुआ, दूसरा वाला भी नहीं सिला हुआ, रेडीमेड दोनों में से कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर आप जाते हो, वो काटता फिर देता, फिर भी वो आपका क्या कहता है अनस्टिच भी रहता है। और अगर आप क्या कहते हैं अनस्टिच का पैकेट ले लेते हो जिसके अंदर पहले से मीटर लपेटा होता है कि इतने मीटर आपका कपड़ा आएगा, जाके फिर आपको सिलवाना ही पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में रेट कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ही इसके क्या कहते हैं नेचर में कोई चेंज आएगा। ये क्लैरिफिकेशन था कि क्या अगर हमने पूरे कपड़े के मतलब पूरे बंडल ऑफ कपड़े से अगर हमने कपड़े को अलग अलग काट के पीसेस में लेंथ के हिसाब से बांट दिया तो क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा? तो ये नेचर चेंज नहीं होगा। अगला सर्कुलर है, अगला सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है अगला सर्कुलर। तो अगले सर्कुलर की अगर हम तरफ जाएं तो अगला सर्कुलर क्या कहता है कि अगर आप कार सर्विस सेंटर में जाते हो सर्विस कराने के लिए, कार सर्विस सेंटर में अगर आप जाते हो सर्विस कराने के लिए, तो वहां पर वो क्या करता है सर्विस भी करता है और वो क्या करते हैं स्पेयर पार्ट भी यूज करता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर कर दिया है। इन केस सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि स्पेयर पार्ट लगाते हैं और सर्विसेज दोनों होते हैं, और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली, दोनों को अलग अलग दिखाना है। और गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी टैक्स टू द रेट एप्लीकेबल इन सच गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट लगेगा और सर्विस के ऊपर सर्विस, यानी कि सर्विस चार्ज के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा आपको, यानी सर्विस के हिसाब से जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, और स्पेयर पार्ट के ऊपर वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा तो गुड्स के रेट लगाएंगे। सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल है, ये फ्री सैंपल वाला है। फ्री सैंपल का मतलब क्या, जरा हमने एक और एग्जांपल लिया था इसका, हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था कि अगर आप अपना क्या कहते हैं फ्री में कोई चीज अगर अपने एसेट को क्या कहते हैं ट्रांसफर करते हो, परमानेंट ट्रांसफर करते हो, तो वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, तभी वो क्या होता है सप्लाई होता है। ठीक है, अब वहां पर एक कंडीशन ये थी कि उस पर आपने आईटीसी लेना जरूरी होता है ना, उसमें आईटीसी लेना जरूरी होता है। तो अगर क्या कह रहा है, अगर वो फ्री सैंपल आपने दिया और वो शेड्यूल 1 में कवर हो गया, तो शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो वो तो फिर सप्लाई है ही, और उसमें आईटीसी फिर रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट ही क्या था, कंसेप्ट ये था कि वो सप्लाई सिर्फ जब होगा जब आपने पहले से उसके ऊपर आईटीसी क्या हो रखा है, ले रखा है, और अब आपने उसे क्या कर दिया फ्री सैंपल दे दिया, यानी कि परमानेंट ट्रांसफर कर दिया आपने। तो ऐसे केस में उसको हम सप्लाई बोल देंगे, और सप्लाई बोल के दोबारा टैक्स लगा देंगे, क्योंकि पहले से आपने क्या कर लिया आईटीसी ले रखा है इसके ऊपर। अब पहले से एक आईटीसी आपने लिया हुआ यूज कर लिया और आपने आप फ्री में उसे बांट दिया, तो अब फर्दर उसको सप्लाई बोल के आप टैक्स पे कर दो। लेकिन दूसरा वाला क्या है, अगर वो मान लो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, शेड्यूल 1 में कवर नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो आपका इसमें आपने आईटीसी पहले से क्या कहते हैं, मान लो वो शेड्यूल 1 में कवर किस वजह से नहीं हो सकता है, फ्री सैंपल हो रहा है, ठीक है, या आपने उसको क्या कहते हैं फ्री सैंपल इन गिफ्ट, तो आपने आप एग्जांपल लगाओ यहाँ पे आईटीसी कवर नहीं हो रहा, तो अगर वो कवर नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई, तो जीएसटी विल नॉट बी लेविड, तो जीएसटी लगेगा नहीं। अगर वो सप्लाई, अगर आप फ्री में सैंपल बंटवा रहे हो और वो शेड्यूल 1 में, यानी कि आपने पहले से आईटीसी नहीं लिया, तो अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं हो रहा तो वो सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर वो क्या कहते हैं आईटीसी लिया ही नहीं है तो फिर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, अब सोचो कि अगर फ्री में सैंपल नहीं दे रहे, आप मान लो कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हो या फिर कम रेट में दे देते हो या कुछ पैसे चार्ज कर लेते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, 100 रुपए की चीज खरीद के आपने उसका आईटीसी ले लिया, और अब आपने उसे 10 रुपए में फ्री में क्या कहते हैं गिफ्ट में एज ए गिफ्ट दे दिया, 10 रुपए में चार्ज कर दिया, तो यहाँ पर फिर भी तो सरकार का लॉस हो गया ना, आपने तो बिजनेस के लिए लिया था, बिजनेस में तो यूज ही नहीं किया, फ्री में बांट रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो रिमेनिंग आईटीसी होगा वो क्या करना पड़ेगा, वो रिवर्स करना पड़ेगा। बाय वन गेट वन के अंदर क्या होता है, ये क्या कैसी सप्लाई होती है, तो ये कंपोजिट होती है, मिक्स होती है। अगर वो साथ में पैक्ड में आ रहा है तो आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, सेपरेट नहीं हो सकता वो, तो वो क्या है फिर, वो आपका क्या कहते हैं ये आपका कंपोजिट सप्लाई होगा, तो कंपोजिट सप्लाई होगा तो प्रिंसिपल का रेट लगेगा। लेकिन अगर वो अलग अलग किया जा सकता है तो फिर आपको वो मिक्स सप्लाई हो जाएगा, तो हाइयर रेट उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दिया इन्होंने कि एक बस वाला होता है, बस वाला अपना चेसिस बना करके मान लो चेसिस रेडी कर दिया उसने, जैसे ट्रक वाला होता है, ट्रक वाला आपको पता है ट्रक खाली चेसिस के साथ अलग से मिलता है, फिर पीछे का हिस्सा वो अलग से लगवाने जाते हैं। तो अब अगर वो अलग से लगवाने जा रहे हैं, बस वाला अगर अलग से लगवाने जा रहा है, तो फिर जिस बंदे से उसने लगवाया, मान लो पीछे का हिस्सा, मान लो ऐसा ट्रक आता है, आपने देखा होगा ऐसा ट्रक आता है, ऐसे ऐसे ट्रक से लेकर के वो सामने वाला बंदा जो होता है ऐसे लेके जा रहा होता है, आपने कभी रास्ते में देखा होगा, ये पीछे का हिस्सा पूरा खाली होता है। अब ये पीछे वाला हिस्सा अलग से रखवाया जाता है। अब ये जो पीछे वाला अलग से हिस्सा रखवाया जाता है, अगर ये हिस्सा किसी बात से आप लगवा रहे हो तो ये जॉब वर्क माना जाता है। यहाँ पर वो क्या करेगा, अपना मटेरियल भी यूज करेगा और साथ में इसको बना करके भी देगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ट्रक पहले से इसे बेच दिया आपने, ये हिस्सा आपने क्या कर दिया सेल कर दिया, और ये हिस्सा आप अलग से लगवाने जा रहे हो, तो ये जॉब वर्क है, तो ये क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द फैब्रिकेशन ऑफ बस
इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली की बस बॉडी बिल्डर बिल्ड अ बस वर्किंग ऑन द चेसिस ऑन, अच्छा एक तो खुद की ही चेसिस और खुद का ही फिर मटेरियल लगवा रहा है, खुद की चेसिस खुद का ही मटेरियल लगा रहा है। बस बॉडी बिल्डर बिल्ड्स अ बस वर्किंग ऑन द चेसिस ऑन बाय हिम एंड सप्लाई द बिल्ड अ बस टू द कस्टमर एंड चार्ज द कस्टमर फॉर। अब अगर खुद से ही कंप्लीट करके दे रहा है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर क्या कहता है उसने सिर्फ आगे का हिस्सा, इतना हिस्सा उसने क्या कहता है बेच दिया और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा अलग से वो किसी और से लगवा रहा था, ये आपका जॉब वर्क माना जाएगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। दूसरा होता है बस बॉडी बिल्डर बिल्ड बॉडी ऑन द चेसिस build body on chassis provided by the principal for body building and charges fabrication charge that was consumed during the process of job work। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, द अबव कॉन्टेक्स्ट इट इज हेयर क्लैरिफाइड दैट इन अ केस मेंशन, पहले वाले केस में वो पूरा खुद ही बना के कंप्लीट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। यहाँ पे सप्लाई इज मेड दैट ऑफ बस, यानी कि गुड्स हो गया, यानी बस पूरी सप्लाई हो रही है तो बस का जो रेट होगा वो 28% लगेगा। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में बस जितने का था सिर्फ चेसिस वाला हिस्सा था, यानी इतना हिस्सा था और बाकी का हिस्सा उसने अलग से लगवाया है, तो वहां पर क्या होगा, वो जॉब वर्क है तो वो 18% के हिसाब से आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर चार्ज है। चलो ये हमने देख लिया। तो आज हमने अभी क्या कवर कर लिया, हमने सेक्शन 8 जो है वो आपका कवर हो गया। सेक्शन 8 जो है वो क्या है, दो बातें करता है, इसकी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वहां से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अभी कवर कर लें तो बेटर ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेक्शन 9, अच्छा एक खास चीज, एक खास बात मैं बता दूं, सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 आपका सेक्शन 9 1 2 3 4 और 5। अब 1 2 और 5 तो नॉर्मल है, बट 3 और 4 जो है वो बात करता है रिवर्स चार्ज की। मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मतलब जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल करूंगा। अब सीएमए के मटेरियल के अंदर रिवर्स चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कौन कौन से रिवर्स चार्ज होते हैं, कौन कौन से रिवर्स चार्ज नहीं होते, नहीं कौन कौन सी कंडीशन पे जिसपे रिवर्स चार्ज आएगा, कितनी कंडीशन है, बस इतना बता दिया कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। लेकिन हम इसको, इस रिवर्स चार्ज को फिर भी हम स्टडी करेंगे विद ICAI यानी कि सीए के मटेरियल से हम लोग इसको कवर करेंगे। सीए में इस चीज को पूरा कवर किया हुआ तो हम सीए के मटेरियल से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें टाइम लगेगा। अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊं तो मुझे मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर ये पूरा सेक्शन 9 कवर हो जाएगा। बट अगर मैं विद रिवर्स चार्ज पढ़ाऊं तो मुझे कम से कम 1.30 यानी कि 1.5 घंटा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज, अगर मैं सिंपल बोल दूं रिवर्स चार्ज क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा रिवर्स चार्ज क्या होता है, बट कौन कौन सी कंडीशन पे रिवर्स चार्ज होता है वो कंडीशन हमको समझना पड़ेगा। यानी 9394 को हमें अलग से पूरा रीड करना कंपलसरी है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे है। यहाँ पर आपका सिर्फ 9394 बोला और कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपकी बात कंप्लीट हो गई। और यहाँ से आपका नेक्स्ट यानी कि सेक्शन 10 जो है वो है कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10 स्टार्ट हो गया। बट ये अधूरी स्टडी होगी, आप आगे जा रहे हो, आपको फाइनल में जाना है, फाइनल में भी सीएमए के मटेरियल में नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आगे रियल लाइफ में भी काम करना है, तो वहां पे आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको सीए का मटेरियल दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीए का मटेरियल है। सीए के मटेरियल में ये सारी चीजें आपको अलग से बताई हुई है, पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ है कि किस किस केसेस में रिवर्स चार्ज लगेगा, कहाँ कहाँ। ये देख रहे हो इतनी सारी कंडीशन है, 16, ये सारी कंडीशन हमको पढ़नी है, सभी समझनी है, तब जाकर के आपका रिवर्स चार्ज वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो टिल डेट जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।